Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. स्पेनिश पीएम पेड्रो सैंचेज जी के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। ये भारत विजिट पर है एंड यहाँ पर दोनों देशों ने यानी कि इंडिया और स्पेन यहाँ पर दोनों ने मिलकर C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया इन वडोदरा। अब इसके माध्यम से क्या होगा, दुनिया भर के अंदर ये जो आपका एयरक्राफ्ट है C-295 ये आपका एक्सपोर्ट किया जा पाएगा। तो दोनों देशों के संबंध काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ पिछले दिनों के अंदर आप लोग जानते होंगे कि जो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान है ना, वहां पर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस थी वो वहां पर उसके अंदर घुस गई, राइट। तो यहाँ पर दोनों देशों का यही मानना था कि ये अपने आप में गलत था और जो मैंडेट की सैंक्टिटी है ना यूएन प्रेमिसेस की, वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस थी उनके टैंक्स के द्वारा जो UNIFIL की जो मेन गेट थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। दरअसल में है क्या कि जो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान बनाई गई थी ये 1978 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी अंडर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। जैसे आप लोग जानते होंगे ना, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में, इनका फोकस होता है कि कैसे उस एरिया के अंदर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर शांति एस्टेब्लिश कर पाए। तो खासकर लेबनान के अंदर शांति एस्टेब्लिश हो पाए इसके लिए फोर्स थी। ताकि आप नोटिस करोगी जो सदर्न लेबनान के अंदर इसराइल की फोर्सेस हैं उनका विड्रॉल हो पाए, प्लस एट द सेम टाइम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यहाँ पे रिस्टोर हो पाए, ये यहाँ पे फोकस था। और आप नोटिस करोगे दुनिया भर से 10,500 पीस कीपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम 48 कंट्रीज। इनमें आपका भारत भी एक डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। बाकी आप नोटिस करोगे कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं वो यहाँ पर फोर्स को तभी यूज करेंगी ओनली इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस या फिर अपने मैंडेट को फुलफिल करने के लिए, अदरवाइज ये फोर्स का इस्तेमाल नहीं करती। तो पिछले दिनों के अंदर जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टैंक्स ने इनकी मेन फैसिलिटी को, यहाँ पे जब मेन गेट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो दुनिया भर से इसका एक तरह से कंडेमनेशन देखने को मिला। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आई जो 40 ट्रूप कंट्रीज थी जिसमें भारत ने भी यहाँ पे ये अटैक को कंडेम किया था। ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1701, उसका भी एक वायलेशन था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि दोनों देशों ने, स्पेन और भारत ने, ये कमिटमेंट की है कि सॉवरन पैलेस्टीन स्टेट यहाँ पे होना ही चाहिए। जो हम बात करते हैं टू स्टेट सोल्यूशन की, उसको हमने यहाँ पे रीआइटरेट किया। ठीक है दोस्तों, डेट है आज की 29 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है उससे पहले आपको छोटी सी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस दिवाली के मौके के ऊपर हमारे जितने भी यूपीएससी कोर्सेज हैं सबके ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाएगा। चाहे वो 1 ईयर कोर्सेज हैं, 2 ईयर कोर्सेज या 3 ईयर कोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑफर्स हैं उनके ऊपर, तो आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज 95% ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन रूरल इंडिया डिजिटाइज्ड। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 2016 के अंदर ना एक प्रोग्राम था जो सरकार की तरफ से शुरुआत करी गई। हालांकि प्रोग्राम पहले से चला आ रहा था पर सरकार ने उसका यहाँ पे नाम बदल दिया। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इसका नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और साथ साथ इसमें कुछ कंपोनेंट्स भी ऐड करेंगे। तो आज के समय आपको ये स्कीम देखने को मिलती है ना, ये 2016 में रीस्ट्रक्चर करी गई थी एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि पूरी तरह से इसके लिए पैसा दिया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। ये जो डिपार्टमेंट है ये इस पूरे मिशन को रन करता है, राइट। एंड इसके माध्यम से कोशिश ये है कि कैसे हम अपने जो लैंड है, राइट, उसके रिगार्डिंग जो भी आपके सारे आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम डिजिटाइज कर पाएं। अगर पूरा का पूरा डेटा हमारे सामने डिजिटाइज फॉर्म के अंदर होगा तो आप जानते होंगे जो इतने सारे मसले होते हैं लैंड्स को लेके, ठीक है, डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड फिर कई कई सालों साल आपको कचहरी के, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे। तो यानी कि ना लैंड रिकॉर्ड्स अपने आप में हो जाएंगे कंप्यूटराइज्ड, सर्वे अच्छे से किया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर किसी की ओनरशिप देखनी होगी, कौन किसी जमीन का ओनर है, तो बहुत आराम से वो चीज़ करी जा सकती है। एट द सेम टाइम किसी एजेंसी के साथ डेटा को शेयर करना हो, जैसे मान लो लोन वगैरह किसी को चाहिए हो, ठीक है ना, और फिजिकल ऑफिस के आपके चक्कर वगैरह नहीं कटने पड़ेंगे आप लोगों को, लिटिगेशन जो होगा वो एक तरह से काफी कम हो जाएगा, राइट।
और रियल टाइम के अंदर लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स एक सिटीजन को अवेलेबल हो पाएंगे। ये फोकस था इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का। और इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे कि 95% जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना रूरल इंडिया के अंदर, वो अभी तक डिजिटाइज हो चुके हैं। इसके अंदर ना अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, थोड़ा उन कंपोनेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। एक कंपोनेंट इसका यूएल पिन। यूएल पिन है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये दरअसल में 14 डिजिट का एक अल्फान्यूमेरिक कोड होगा जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के बेसिस के ऊपर, और हर लैंड पार्सल को एक ही कोड मिल जाएगा। यानी कि ना एक तरह जैसे आपका आधार कार्ड होता है, वो आधार कार्ड बताता है कि यार ये बंदे का नाम है, ये सारी डिटेल्स है ना। इस तरह से आप किसी चीज से आइडेंटिफाई कर ले तो आपके पैन कार्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सारे आपके इस तरह से कार्ड्स होंगे। तो इसी तरह से आपके लैंड का भी एक नंबर मिल गया। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि अब रियल एस्टेट को मैनेज करना काफी आसान है, और ये सारी स्टेट्स और यूटीज के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आसान कर दिया गया है। मैं जो बात कर रहा था कि अब फिजिकल ऑफिसर्स को उतने चक्कर नहीं लगाने पड़ते, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, सारे सबमिट हो जाएंगे, पेमेंट वगैरह, अपॉइंटमेंट सर्च, सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पे किया जा सकता है। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स को ई कोर्ट्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। मैंने बताया था ना यहाँ पे, ये नोटिस करो, डेटा शेयरिंग विद अदर एजेंसीज, ये भी इसका फायदा था। तो इसके माध्यम से क्या होगा, कोई भी मसला आएगा, कोई भी मुद्दा आएगा कोर्ट कचहरी के अंदर, तो उसको भी यहाँ पे लिंक कर दिया गया है, तो उसका भी फायदा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्टली काफी सारे स्टेट्स ने अच्छा काम किया, जैसे 16 स्टेट्स के 168 डिस्ट्रिक्ट्स अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस जैसे मैंने आपको बताई दी वैसे तो, कि डिस्प्यूट्स और फ्रॉड्स कम हो जाएंगे, ओनरशिप रिकॉर्ड्स के लिए एक्सेस आसान हो जाएगा। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनके पास भी लैंड रिकॉर्ड्स होंगे, तो कोई अब उनकी जमीन हथिया नहीं पाएगा। जैसे कई बार होता है ना कि कोई माफिया आ गया या कोई और बंदे ने जबरदस्ती जमीन हथिया ली, अब वो चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। प्लस एट द सेम टाइम कई बार सरकार को लैंड एक्वायर करनी होती है, या नेचुरल डिजास्टर के अंदर कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, तो वहां पर हमारे पास जब सारे रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज होंगे, तो उनको कंपनसेशन देना भी हमारे लिए आसान हो पाएगा। तो ये कुछ फायदे हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के, जो हमें पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेटा एंड इंडिया एआई अनवील्ड द सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन एट आईआईटी जोधपुर। देखो सृजन तो वैसे हमारे एक बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव का नाम है, पर यहाँ पर हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं। थोड़ा समझते हैं। मेटा आप जानते होंगे, फेसबुक की यहाँ पे बात हो रही है। तो इंडिया एआई और जो फेसबुक है, उन्होंने यहाँ पर सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन, ये आईआईटी जोधपुर में एस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है। अब जनरेटिव एआई जैसे आप जानते हो चैट जीपीटी, वहां पे भी तो जनरेटिव एआई होती है यूज, बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर हम कैसे इंडिया को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए एक सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है आईआईटी जोधपुर के अंदर। इससे एआई के अंदर इनोवेशन बढ़ेगा, प्लस एट द सेम टाइम जो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एआई प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके पास अच्छे खासे टूल्स हो पाएंगे, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल ढंग से एआई का डेवलपमेंट कर पाए। ये तो थी एक बात। दूसरा इनिशिएटिव क्या है हमारे सामने, युवा एआई इनिशिएटिव। अगर आप प्रीलिम बूस्टर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर कोशिश पता क्या है, यहाँ पर फेसबुक आया है हमारी मिनिस्ट्रीज के साथ में, जो मीटी मिनिस्ट्री है, और साथ ही साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके माध्यम से कोशिश ये है कि जो हमारे युवा है ना, युवा युवा का मतलब 18 से 30 साल के जो स्टूडेंट्स या डेवलपर्स हैं, तो ऐसे 1 लाख यंग डेवलपर्स को हम यहाँ पे ट्रेन करें। अगर वो ट्रेन हो जाएंगे तो आने वाले समय के अंदर अलग अलग तरह की वो एप्लीकेशंस को बना पाएंगे, चाहे वो हेल्थ केयर के अंदर हो, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये 5 मेजर सेक्टर हमारे फोकस के हैं, और इवन नीति आयोग ने भी सेक्टर्स ये बताए थे कि ये सेक्टर्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए एआई के माध्यम से। तो ये युवा एआई के माध्यम से आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करीब जारी है, जहां पर मेटा भी हमें यहाँ पे मदद कर रहा है। और इसके माध्यम से होगा क्या, इसके माध्यम से एआई सोल्यूशन हम खुद इंडिया में ही बना पाएंगे। इंडिया के अंदर भी हम एआई के अंदर एक लीडर की तरह इमर्ज कर सकते हैं। अगर कहीं टैलेंट गैप है तो उस टैलेंट गैप को भी हम फिल कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास युवा एआई इनिशिएटिव है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। प्रॉपर इकोसिस्टम बनेगा इनोवेशन रिसर्च के लिए, एंड साथ ही साथ अलग अलग सेक्टर्स, हेल्थ केयर और बाकी चीजों के लिए हमारे पास प्रॉपर एप्लीकेशन हो पाएंगी। प्लस एट द सेम टाइम हमारा जो गोल है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वहां पर एआई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क को भी ड्राइव करेगा, एंड अच्छी खासी कम्युनिटी यहाँ पे बन पाएगी। अब बाकी सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। आप लोगों के दिमाग में आया होगा, सर ये इंडिया एआई क्या है। मेटा तो हमें समझ आ गया कि फेसबुक की बात हो रही है, ये इंडिया एआई क्या है। इंडिया एआई ना दरअसल में एक सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है कि किस तरह से एआई को इंडिया में हम बूस्ट कर सकते हैं। ये एक मिशन है हमारा, जिसके माध्यम से 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हमने पैसा इसके लिए दिया है, एंड कोशिश ये है कि इसके माध्यम से 10,000 से ज्यादा हम लोग जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, जीपीयूज, उसको हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके रिगार्डिंग हमारे पास हो। क्योंकि देखो एआई का डेवलपमेंट होगा, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी उसके साथ लिंक्ड है, बहुत सारी चीजें उसके साथ लिंक्ड है, और उसके लिए क्या चाहिए, क्या होगा, उसके लिए चाहिए होगा कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस मिशन के माध्यम से बनाया जा रहा है। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे कि
एआई जैसे आप बात करते हो चैट जीपीटी की आप क्या करते हो, उसकी ट्रेनिंग करते हो, राइट। जैसा आप उसको इनपुट दोगे उसके हिसाब से वो अकॉर्डिंगली समय के साथ उसको लर्न करके आउटपुट देता रहेगा। तो कोशिश ये है कि 100 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर हम इनको ट्रेन करें अपने एआई मॉडल्स को, और वो सिर्फ एक लैंग्वेज में ना हो, आपकी जो मेजर इंडियन लैंग्वेज है उनके अंदर हो। तो यानी कि यहाँ पे भी इसका बेनिफिट होगा, एंड अकॉर्डिंगली अलग अलग सेक्टर्स आपके हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस में वो काम किया जा पाए। ये है इंडिया एआई मिशन, जो कि भारत सरकार का एक इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। देखो उड़ीसा को अपना पहला टाइगर मिलने जा रहा है महाराष्ट्र से। एक्चुअल में बिग कैट रीलोकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये किया जा रहा है। तो दोनों लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। पहली लोकेशन तो आपको जाननी है तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व के बारे में। ये जो आपको तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व है, ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर इसको देख भी पाओगे, ये रहा आपका तडोबा आंध्री नेशनल पार्क, राइट। एंड आप नोटिस करो कि चलो हमने ये तो समझ लिया कि ये महाराष्ट्र के अंदर है, पर एक इंपॉर्टेंट बात आप ये भी समझिए कि यहाँ पर ना बिल्कुल इसके नदन साइड के ऊपर आपको पेंच नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, एंड साथ साथ यहाँ पे नवेगांव नेशनल पार्क है। ये पेंच का कुछ हिस्सा आपका महाराष्ट्र में, कुछ आपका मध्य प्रदेश में है। तो इनफैक्ट ना ये जो तडोबा नेशनल पार्क है, इसको ना अंदर ही अंदर कनेक्ट किया गया है इन दोनों के साथ, पेंच के साथ भी और नवेगांव नेशनल पार्क के साथ भी। चलो ठीक है। और एक्चुअल में इसका नाम पता क्यों है तडोबा? क्योंकि यहाँ पर ना जो ट्राइब्स हैं वो तडोबा नाम के जो इनके जो भगवान है उनको यहाँ पे वर्शिप करती हैं, इस वजह से इसका नाम तडोबा है। और आंध्री क्यों है? क्योंकि यहाँ से आंध्री रिवर जो है वो यहाँ पे फ्लो करती है, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपके महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लेक्स भी हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा था, तडोबा लेक हो गया, कोलसा लेक हो गया, और जो रिवर है तडोबा रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। और ये महाराष्ट्र का सेकेंड टाइगर रिजर्व इसको डेजिग्नेट किया गया था 93-94 के अंदर। यहाँ से तडोबा से जो आपके टाइगर हैं वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं कहाँ पर? आपके सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। और ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि यूनेस्को की जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, उसके अंतर्गत भी आपको ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आप यहाँ पे नोटिस करो, दो ट्राइब्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, अरेंगा खारियास और आपका मन कर दिया ट्राइब्स। ये आपको दो मेजर ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखने को मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये एकमात्र ऐसी प्लेस है दुनिया भर के अंदर जहां पर आपको मेलानिस्टिक या ब्लैक टाइगर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उनमें जो पिगमेंट होता है थोड़ा सा अलग होता है, उसके लिए उनका जो कलर होता है वो आपको ब्लैक कलर का टाइगर का देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आप लोग इसकी लोकेशन देख सकते हो, ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एंड यहाँ पर अलग अलग एरियाज हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो गया, हादागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसीलिए इसको सिमलीपाल कुलदीहा हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व का ही एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे दोनों आपके लोकेशंस के बारे में जो आपको जानने चाहिए थे, चाहे आपका तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व है या आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये पता होना चाहिए था। आगे आते हैं, लॉन्च ऑफ अभय, सेवेंथ शिप ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोग एंटी सबमरीन वॉरफेयर समझते हो। अब सबमरीन की जब मैं बात करता हूं तो सबमरीन की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो अंडर वाटर काम कर सकती है, एंड कहीं ना कहीं दुश्मन देशों को ऊपर उनके ऊपर निगरानी रखनी हो, उसके लिए हमारे पास काफी इफेक्टिव हो जाती है, राइट। ये सबमरीन का काम होता है। उसी तरह से हमारे सामने होती है एंटी सबमरीन। एंटी सबमरीन का काम क्या हुआ? कहीं ना कहीं जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ना, वहां पर आपके जो सब सरफेस टारगेट हैं, बिलो वाटर टारगेट हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम एंटी सबमरीन हमारे जो कोस्टल वाटर्स को प्रोटेक्ट करने के अंदर, उनमें सर्वेलेंस लाने के अंदर बहुत इफेक्टिव होती हैं। उसी इंडियन नेवी की सेवेंथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अभय को लॉन्च किया गया है रिसेंटली। इस अभय को बनाया किसने है? इसको बनाया गया है बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एट LNT, जो आपका लार्सन एंड टूब्रो है शिपयार्ड इन कट्टुपल्ली। अब इनमें आप नोटिस कर पाओगे 80% इंडिजिनियस कंपोनेंट है और 20% हमने बाहर से कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं। यानी कि ये 100% नहीं है, पर काफी हद तक आपको मेक इन इंडिया इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज काफी इंप्रूव होती हुई हमें देखने को मिली है। अब इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है डेफिनेटली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। एंड इस तरह जो आपकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर बन रही है, उनकी ऑपरेशन रेंज होती है 1800 नॉटिकल माइल्स तक की। एंड अलग अलग कोस्टल एरियाज के अंदर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इक्विप किया जाता है। आपके कुछ मैरीटाइम ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, माइन लिंक टास्क हो, वो सारे ये टास्क अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हैं। इन वेसल्स को आपकी जो नई अर्नाला क्लास है उसका एक पार्ट माना गया है, जो कि इंडियन नेवी की जो करंट क्लास है ना उसको यहाँ पे रिप्लेस करेगा। तो आई होप ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे समझ आने के होंगे। थोड़े फैक्चुअल चीजें होती हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न सच फैक्ट्स ऑल्सो।
अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। देखो एक ना रिसेंटली एक नया कंजर्वेशन इंडेक्स आया है, एंड यहाँ पर इंडिया की थोड़ी सी जो रैंकिंग है काफी यहाँ पे खराब आई है। ठीक है, पहली बार इस तरह का यहाँ पे हमारे सामने इंडेक्स देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट बात इसको ना ध्यान में देने की बात है कि कोई यहाँ पर कोई बड़ी संस्था इसको रिलीज नहीं करती, मतलब जो पॉपुलर संस्थाएं होती हैं। इस इंडेक्स को डेवलप किया गया है गोल्डमैन सोनेटफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज एट बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद आपका biodb.com, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर बायोडाइवर्सिटी डेटा। तो ध्यान में ये रखो कि यार ऐसे यूएन या यूएन की कोई और बॉडी ये सब नहीं रिलीज करते हैं, एक और कोई एंटिटी है जो इसको रिलीज करती है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बात क्या होती है। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इंडिया का रैंक आया 176 आउट ऑफ 180, यानी कि नीचे से 5वें पोजीशन के ऊपर इंडिया है, बाकी और नीचे वाली कंट्रीज आपको ये सामने देखने को मिल जाएंगी। अब इंडिया का रैंक इतना कम क्यों आया है एंड क्या बताते हैं ये इंडेक्स के अंदर? देखो ये इंडेक्स के अंदर बताते हैं कि चलो ठीक है, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, पर डेवलपमेंट के साथ साथ आप क्या आप इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इंडिया की अगर हम बात करें ना, हमारी जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी है वो ढंग की नहीं है, वहां पर हम अच्छे से कंजर्व नहीं कर रहे, ऐसा इस रैंकिंग ने बताया है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बात करी है जैसे ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते होंगे, हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ग्रेट निकोबार के अंदर, हमने डिस्कशन भी किया हुआ है। पर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो इससे लोकल इकोसिस्टम के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। इसी तरह से आपके यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता, प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट नहीं है। ये कुछ इन्होंने कारण बताए हैं जिस वजह से इंडिया का रैंक इतना यहाँ पे खराब देखने को मिला है। तो ये 4 पिलर्स के ऊपर देखता है, फ्यूचर ट्रेंड्स कैसे हैं, गवर्नेंस एंड कैपेसिटी कैसी है, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है या नहीं है, और लैंड मैनेजमेंट कैसा है। तो पहले 2 पैरामीटर्स के अंदर हमने काफी खराब परफॉर्म किया है एज पर द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। तो इस वजह से इंडिया का रैंक इतना खराब है। बाकी टॉप पे अगर आप देखना चाहते हो तो यूरोप की कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे लक्समबर्ग हो गया, एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, ये कंट्रीज ने यहाँ पे टॉप किया है। ठीक है, तो ये 4 पिलर्स पता होने चाहिए एंड अकॉर्डिंगली इनके 25 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। इनका एक बेसिक आइडिया आपको जरूर पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा यूपीएससी नहीं पूछता इस तरह के एंटिटीज के बारे में, पर क्योंकि पहली बार आया है थोड़ा सा इसलिए पॉइंट बन जाता है। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज $25 मिलियन पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। देखो आप लोग एक चीज जानते होंगे कि अगर किसी कंट्री को ना हमें प्रोटेक्ट करना है पेंडेमिक से, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एनिमल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया था, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, वहां पे डिस्कशन किया था कि हम जो ह्यूमंस हैं अगर हमें उनका ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं साथ में हमें एनिमल्स का और हमारे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीनों आपस में लिंक्ड है, ये डब्ल्यूएचओ का ही कॉन्सेप्ट है, वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट। अगर आप इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखोगे, एनिमल हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं वो आपको इंपैक्ट करेंगे। जैसे आप लोगों ने जूनोटिक डिजीज के बारे में सुना होगा। जूनोटिक क्या होता है? जो कहीं ना कहीं एनिमल से आप तक, लोगों तक फैलती है। तो इसके लिए ना हम पता क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रॉपर इस चीज का ध्यान रखा जाए। इसीलिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट किस तरह से लॉन्च किया है? इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ना हम इंडिया का जो एनिमल हेल्थ सिस्टम है उसको एनहेंस करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्यूचर पैंडेमिक्स के अगेंस्ट हमारा डिफेंस बढ़ जाएगा। जो जूनोटिक डिस्क है उसका खतरा भी, जो आपका डिजीज का खतरा है वो भी एक तरह से रुक जाएगा, और हेल्थ सिक्योरिटी अपने आप में बेहतर हो पाएगी। तो दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने यहाँ पे पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। और ये जो $25 मिलियन है ना, ये आपका G20 पैंडेमिक जो फंड है ना, वहीं से उसका लॉन्च, मतलब उसी के द्वारा फंड यहाँ पे किया गया है, ताकि एनिमल हेल्थ अच्छी रहे एंड अकॉर्डिंगली सबको यहाँ पे बेहतरी हो। इसमें आप और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज देख सकते हो, जैसे एडीबी है यहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, और साथ साथ वर्ल्ड बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बेसिस के ऊपर आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होंगे। ठीक है, डिजीज के रिगार्डिंग आपके स्ट्रेंथनिंग हो पाएगी, एंड डेटा सिस्टम आपके पास प्रॉपर होंगे, ताकि जैसे ही आपके पास कुछ भी डेटा आए तो प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च करी जा पाए, एनालिटिक्स करा जा पाए, एंड अकॉर्डिंगली इस तरह की चीजों से बचा जा पाए। तो ये है आपका $25 मिलियन पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है दैट इज विद रिगार्ड्स टू पाम ऑयल। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। दूसरा आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कुछ ट्राइब्स दे रखी हैं, उनके रीजन्स बता रखे हैं, एंड आप बताओ कि इनमें से कौन से ट्राइब का कौन सा रीजन यहाँ पे बिल्कुल सही मैच्ड है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 है आपका विद रिगार्ड्स टू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये क्वेश्चन तो आसान है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब आ जाते हैं अपने कल के होमवर्क की तरफ। कल देखो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे बात करी गई कि एक शादीशुदा कपल ने एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया, कुछ सालों के बाद उनके ट्विंस भी हो गए। ठीक है, तो कपल का जो आपका ब्लड ग्रुप है ना वो ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव है, और जो 3 बच्चे हैं उनके, उनका एक का है ए पॉजिटिव, एक का बी पॉजिटिव, एक का ओ पॉजिटिव। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बच्चा अडॉप्ट किया गया था उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए था। देखो अडॉप्ट वाला तो ब्लड ग्रुप चलो अलग कुछ भी हो सकता है,
पर हमें ये तो पता हो सकता है कि अगर मान लो पेरेंट्स का कुछ है, मतलब फादर और मदर का कोई ब्लड ग्रुप है, उसके बेसिस के ऊपर उनका जो बायोलॉजिकल बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। द आंसर इज यस, हम ये बता सकते हैं। मैं आपको ये टेबल समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना, एक साइड यहाँ पे है फादर का ब्लड टाइप, एक टाइप यहाँ पे है मदर का ब्लड टाइप। जब दोनों का ब्लड ग्रुप यहाँ पे होगा तो उसके बेसिस हम बता पाएंगे बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको याद करने का आप तरीका समझो। मान लो फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी और मदर का कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ भी हो सकता है, जैसे मदर का भी है ए। ठीक है, अगर ए बी एक का आ गया ना तो वहां पर आप नोटिस कर पाओगे तो ज्यादातर केसेस में जैसे ए बी और ए बी, ठीक है ना, इनके केस में आपका जो ब्लड बनेगा, जो बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए बी और ए बी बन जाएगा। समझे इस बात को, कि यानी कि एक तरफ से आ रहा है ए और सामने वाले की तरफ से आ रहा है ए बी, तो क्या बन सकता है, तीनों में से कोई बनेगा, या तो ए ग्रुप होगा उसका, या बी होगा, या ए बी होगा। ऐसा ही बी के साथ में भी है, और ऐसा ही दोनों की तरफ से अगर ए बी कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तब भी यही बनेगा। ठीक है, अगर मान लो दोनों की तरफ से ए और ए आ रहा है तो या तो ए ग्रुप होगा या आपका ओ ग्रुप होगा। अगर दोनों की तरफ से बी ब्लड ग्रुप आ रहा है तो या तो बी ब्लड ग्रुप होगा या फिर ओ होगा। जैसे मेरे केस में ना, मेरे मदर और फादर दोनों का बी पॉजिटिव है, तो मेरा भी बी पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर एक तरफ से ए आ रहा है और दूसरी तरफ से बी आ रहा है, तो उस तरफ से चारों पॉसिबल है। ठीक है ना, ए बी हो सकता है, बी बी और ए बी और ओ बी। और इसी तरह से ये भी आप नोटिस कर पाओगे, अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप्स आ रहे हैं ना, ए और बी आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो चारों ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ ओ की, तो अगर आपका ए के साथ ओ कंबाइन हो रहा है तो दोनों में से कोई बनेगा, ए और ओ। अगर बी के साथ ओ कंबाइन हो रहा है तो बी और ओ बन जाएगा। अगर ए बी के साथ ओ कंबाइन हो रहा है तो ए बनेगा या बी बनेगा, एंड दोनों की तरफ से ओ बनेगा तो आपका ओ हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका आप ऐसे ही रखना कि अगर ए बी वाली लाइन आ गई, ठीक है, तो ऐसे आपका तीन बन जाएंगे, ए बी या ए बी। ठीक है, और अगर आपका दोनों का सेम है ए और ए, तो या ए और ओ बनेगा। अगर दोनों का बी और बी है तो बी और ओ बनेगा। अगर दोनों का ए और बी अलग अलग है तो चारों बन सकते हैं। इस तरह से याद कर सकते हो। समझ गए इस बात को। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फादर का ब्लड ग्रुप था वो ए बी पॉजिटिव था, ठीक है, और मदर का था ओ नेगेटिव। अब नोटिस करो, फादर का ए बी और मदर का ओ, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, या बनेगा ए या बनेगा बी। अब उसने कहा बच्चों का क्या है, बच्चों के ये तीन थे, एक तो ए बी और ओ पॉजिटिव। अब मैंने क्या कहा, ए बी और ओ जब कंबाइन होंगे तो या तो ए बनेगा या बी बनेगा। अब ए भी बन गया, बी भी बन गया, तो यानी कि ये जो बायोलॉजिकल बच्चे थे ना, जो बायोलॉजिकल ट्विन्स हुए, उनमें से एक का ए होगा, एक का बी होगा। तो जो अडॉप्टेड वाला होगा उसके लिए क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ओ पॉजिटिव ना। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ओ पॉजिटिव। तो ये थोड़ा सा एक बार टेबल याद करने की कोशिश करना। ये टेबल याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा आप आराम से कर पाओगे। थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने तरीका ये बताया है कि ये वाला आपको क्वाड्रेंट में तीन तीन का पेयर, तीन बनते हैं, ट्रिपलेट्स बनता है। ये वाले में आपके दो दो का, सॉरी चारों का मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको दो दो का आपको देखने को मिल जाएगा, एंड लास्ट वाला ओ तो आपका ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। बाकी ब्लड ग्रुप के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं ना ओ की, ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, ओ किसी को भी खून दे सकता है, और ए बी आपका होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। समझे इस बात को। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ओ वाले को खून चाहिए तो कौन दे सकता है, आप बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ ओ वाला, और कोई इसको खून नहीं दे सकता। ए वाले को खून चाहिए तो ए वाले को एक तो ए वाला खून दे सकता है, ठीक है, या फिर क्योंकि ओ आपका यूनिवर्सल डोनर था तो ओ भी दे पाएगा। ठीक है, तो ओ को कौन सा मिल सकता है खून, या ओ मिल सकता है या ए मिल सकता है। बी वाले को क्या मिल सकता है, बी वाले को या तो बी वाला का खून मिल जाएगा, या फिर क्योंकि ओ आपका सबको खून दे सकता है तो ओ भी हो सकता है, तो बी वाले को ओ या बी दोनों में से कहीं से खून मिल सकता है। और ए बी तो क्या था, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये भाई कहीं से भी ले लेगा, ओ से भी, ए से भी, बी से भी, ए बी, इनका बढ़िया है। ठीक है, इनकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, बस खून चाहिए कहीं से भी। ठीक है, खून पी लिया या खून मिल गया, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था लैंडस्लाइड्स के बारे में, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो आपको विद रिगार्ड्स टू प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं लैंडस्लाइड्स के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि हिमालयन और वेस्टर्न घाट्स की लैंडस्लाइड के बीच का अंतर बताइए, एंड आप लोगों ने बताया भी है। मैं आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर हम बात करते हैं ना भारत की, तो आपको नोटिस ये करना है कि लगभग इंडिया का जो 12% इंडिया का लैंड है ना, वो प्रोन है लैंडस्लाइड्स के लिए। और हिमालयन और आपके वेस्टर्न घाट्स में कुछ फर्क होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन की बात करूं तो आप जानते होंगे यहाँ पर आपको प्लेट्स देखने को मिलती हैं। सर कौन सी प्लेट्स, अरे आपकी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये टकराती हैं, और हमारे जो इंडियन प्लेट है उसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है। इस कोलिजन की वजह से यहाँ पर आती हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स। इस टेक्टोनिक मूवमेंट से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी लैंडस्लाइड्स हिमालयन रीजन के अंदर बढ़ेंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपकी बहुत सारी रिवर्स हैं, एंड इनफैक्ट ना ये जो हिमालयन रिवर्स की जब मैं बात करता हूँ, ये अपने यूथफुल स्टेज में होती हैं।
इस वजह से क्या होती हैं, वो अपने स्टेज में होने की वजह से आपके जो भी आपका सॉइल है, आपकी मिट्टी है, उसको इरोड करती हो जाती हैं। उसको इरोड करेंगी, उससे क्या होंगी, लैंडस्लाइड होंगी। आप यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है ना, हिमालयन रिवर्स का एग्जाम्पल के साथ ये और मजा आएगा इसको पढ़ने के अंदर। बाकी अगर हम बात करें, आप जानते होंगे यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, ठीक है ना, जिससे कहीं ना कहीं जो पूरा पूरा रीजन है काफी आपका अनस्टेबल, काफी फ्रेजाइल हो जाता है। बाकी देखो स्नो मेल्टिंग, स्नो मेल्ट होना आप नोटिस कर पा रहे हो कैसे क्लाइमेट चेंज से आपकी स्नो मेल्ट हो रही है, जिससे आपकी लैंडस्लाइड कॉज हो सकती हैं। इसके अलावा झुम कल्टीवेशन कह लो, या आपका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, राइट। अब झुम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या होगा, आपकी जो मिट्टी होगी एक तरह से वो काफी एरोड हो जाएगी, राइट। एंड लास्टली आपकी जो इलीगल माइनिंग होती है, तो इलीगल माइनिंग की वजह से भी आपकी जो आपकी धरती है उसके नीचे अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस कॉज होती हैं, एंड माइनिंग की वजह से ये दिक्कतें आ सकती हैं। अब नोटिस किया होगा आपने, हिमालयन रीजन्स के अंदर डेफिनेटली एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं, पर मेजर कारण आपने नोटिस किया होगा कि मेजर कारण क्या है, आपके नेचुरल कॉजेज हैं। अब वेस्टर्न घाट्स में भी कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर एक मेजर कारण जो बनता जा रहा है वो आपका एंथ्रोपोजेनिक यहाँ पे मेजर फैक्टर है इन केस ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जैसे फॉर एग्जांपल पहले नेचुरल की बात करें, तो आप नोटिस करते हो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बहुत तेजी से बारिश होती है ना। उस वजह से काफी पानी रुक जाता है, कई बार खड़ा हो जाता है, उससे लैंडस्लाइड हो जाती हैं। कई बार साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं आपके अरेबियन सी वाले केसेस के अंदर, राइट, उससे भी कहीं ना कहीं आपका ये चीजें हो जाती हैं। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ से आपके कुछ एक ना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे डिफॉरेस्टेशन बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर हो रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं आपके इस रीजन के अंदर। पेड़ काटने की वजह से आपका उसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी प्लांटेशन के लिए, आपकी टूरिज्म के लिए, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है, और आपका जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो एक अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है। कंस्ट्रक्शन चीजों की हो रही है, बट बिल्कुल आपका प्रॉपर ढंग से हो नहीं रही। लैंड यूज के अंदर आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये जो सब चीजें हम कर रहे हैं, इतनी सारी मैनमेड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें करे जा रहे हैं, तो उससे माउंटेन्स की जो आपकी स्ट्रेंथ थी ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। कई जगह पे विंड मिल प्रोजेक्ट्स भी आए हुए हैं, उससे लैंडस्लाइड हो रही हैं। तो ये सब चीजें थी जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर लैंडस्लाइड को कॉज करती हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। है दोनों में ही देखो, नेचुरल कॉजेज भी हैं, आपके एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी हैं, पर हमें देखने को मिलता है कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज मेजर फैक्टर हैं। तो ये अगर आप नोटिस करोगे, आप आराम से बता पाओगे कि सर चारों की चारों बातें बिल्कुल ठीक है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होना भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। तो ऑल फोर आर करेक्ट है, समझ गए। ठीक है, तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था डैक के बारे में, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये पहली बात जो हमने डिस्कस करी थी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को जो हेड करते हैं ना, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो कौन होते हैं, वो आपके डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री जी। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहीं से इनकरेक्ट हो गया, और जैसे तीसरा गलत कर दोगे आपका आंसर बन चुका है ऑप्शन नंबर ए। बाकी भी देख लेते हैं। ये हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कुछ भी डिफेंस इक्विपमेंट आपका प्रोक्योर करना हो, बात बिल्कुल करेक्ट है। एंड आप नोटिस करोगे 1999 के बाद जो कारगिल का वॉर हुआ, उसके बाद 2001 के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाता है उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसके रिकमेंडेशन पे ये बनी थी। तो यस, दीज स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट, राइट। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की, ये आपका आज का होमवर्क है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, इनका बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने होमवर्क दिया था, एक तो था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, राइट। तो यहाँ पर बात कह रहा है कि यहाँ पर जो लोन मिलते हैं ना, वो कोलैटरल लोन मिलते हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ पे बात हुई थी कोलैटरल फ्री लोन की। यहाँ पर कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, इसलिए फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आपके नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ के बारे में जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये भी बिल्कुल सही है। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ एशियाटिक गोल्डन कैट की, तो आईयूसीएन स्टेटस का नियर थ्रेटेंड देखने को मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।